उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। हो सकता है तुमने सही सोचा हो, मगर मुझे तुम्हारी सोच से इख्तिलाफ है, एंड्रिया ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। वो कैसे? बोगार्डो ने चौंकते हुए कहा। वो इस तरह अब तक हुकूमत हमारे बारे में कुछ नहीं जानती थी, मगर अब उससे कुछ ना कुछ मालूम हो गया है। चनाचा हो सकता है कि तुम्हारी लाइल्मी में हुकूमत के कुछ एजेंट खुफिया तहकीकात शुरू कर दें और इस तरह सब कुछ ही खुल जाएगा, एंड्रिया ने कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरा यहाँ इस कदर होल्ड है कि मेरी मर्जी के बगैर और मेरे इल्म में लाए बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तुम इस बात की फिक्र मत करो, बोगार्डो ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। और दूसरी बात यह कि हमारे असल मिशन में रुकावटें पड़ जाएंगी, जबकि हम मिशन के करीब पहुंचने वाले हैं। अब हमें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी, एंड्रिया ने कहा। नहीं, ऐसी बात भी नहीं। अब हम असल मिशन को आसानी से पूरा कर सकेंगे। तुम्हें इल्म नहीं एंड्रिया, हमारी सरगर्मियों से हुकूमत इस कदर घबरा गई थी कि वो अहम इकदाम करने पर उतर आई थी। पाकिस्तान के एजेंटों को बुलाने का मकसद भी यही था, जबकि तुम्हें मालूम है कि हमारा मिशन इस किस्म का है कि हम अगर एतमीनान से काम न करें तो हमारा मिशन नाकाम हो जाने का खतरा है। और फिर पाकिस्तान के ये एजेंट इंतहाई खतरनाक हैं। अगर हम उन्हें कुछ करने का मौका दे देते तो वो यकीनन असल मिशन की तह तक पहुंच जाते और फिर हालात एकदम ही पलट जाते, बोगार्डो ने उसे समझाते हुए कहा। अब वो दोनों कहाँ हैं? एंड्रिया ने पूछा। वो दोनों ख़त्म हो चुके हैं। इन दोनों को मैंने जहरीले गटर में फेंक दिया है, बोगार्डो ने एक और जाम ब्रीज करते हुए कहा। चलो ठीक है, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए एक अहम इत्तला है, एंड्रिया ने इस बार बड़े संजीदा लहजे में कहा। वो क्या? बोगार्डो ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। हमारी हुकूमत ने फैसला किया है कि लेडी सीक्रेट सर्विस की पूरी टीम इस मिशन पर काम करेगी। चनाचा मुझे इत्तला दे दी गई है। चीफ बॉस टीम के साथ खुद आ रही है, एंड्रिया ने तफसील बताते हुए कहा। मगर ऐसा फैसला क्यों किया गया? क्या उन्हें हम पर एतमाद नहीं रहा? बोगार्डो के लहजे में बुखलाहट थी। ऐसी बात नहीं, दरअसल हमारी हुकूमत को इमरान के मुतल्लिक इत्तला मिल गई है और चीफ बॉस के ख्याल में इमरान एक ऐसी शख्सियत है जिसका मुकाबला ना मैं कर सकती हूँ और ना तुम। इसलिए उन्होंने खुद टीम समेत मैदान में आने का फैसला किया, एंड्रिया ने जवाब दिया। मगर तुमने उन्हें बताया नहीं कि इमरान ख़त्म हो चुका है, बोगार्डो ने उलझे हुए लहजे में कहा। मैंने बताया था, मगर चीफ बॉस को यकीन नहीं आया। उसके ख्याल के मुताबिक इमरान इतना तरले वाला नहीं कि आसानी से खाया जा सके, एंड्रिया ने जवाब दिया। ठीक है, उन्हें आने दो, मैं उन्हें खुद मुतमईन कर लूँगा। अच्छा, अब चलता हूँ। सदर मुमलिकत ने इस सिलसिले में एक हंगामी मीटिंग कॉल की है, मुझे इसमें शिरकत करना है, बोगार्डो ने जाम मेज़ पर रखकर कुर्सी से उठते हुए कहा। ओके, हुकूमत को हर लिहाज से मुतमईन करने की कोशिश करना, हम जल्द से जल्द काम शुरू कर देंगे। उसके जाने के बाद एंड्रिया ने उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर ट्रांसमीटर की पिछली तरफ लगा हुआ एक बटन दबा दिया। बटन दबते ही ट्रांसमीटर से निकलने वाली मौसीकी यकदम ख़त्म हो गई। इसकी बजाय समंदर की लहरों का शोर उभर आया। यूँ लगता था जैसे समंदर की लहरें किसी चट्टान के साथ पूरी कुव्वत से टकरा रही हो। चंद लम्हों बाद आवाज़ें ख़त्म हो गई और एक नुस्वानी आवाज़ गूंज उठी। यस, LSS हेडक्वार्टर स्पीकिंग ओवर। चीफ बॉस से बात कराओ, मैं नंबर 11 बोल रही हूँ, एंड्रिया ने कहा। ओके, एक सेकंड इंतज़ार करें। चंद सेकंड बाद एक नुस्वानी आवाज़ गूंजी, मगर इसके लहजे में तहक्कुम मौजूद था। चीफ बॉस स्पीकिंग ओवर, नंबर 11 स्पीकिंग बॉस। बोगार्डो ने बताया कि उसने इमरान और उसके साथी को जहरीले गटर में फेंक दिया है और वो दोनों हलाक हो चुके हैं। ओवर, एंड्रिया ने कहा। क्या तुमने उससे LSS और मेरी आमद से मुतल्ला कर दिया है? ओवर, चंद लम्हों की खामोशी के बाद चीफ बॉस ने पूछा। यस बॉस, ओवर, एंड्रिया ने जवाब दिया। उसका लहजा बेहद मौतबाना था। फिर क्या रद्द-ए-अमल हुआ? ओवर, चीफ बॉस ने पूछा। वो बुखला गया था बॉस, और उसने इस फैसले पर नुक्ताचीनी भी की थी। ओवर, एंड्रिया ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि वो हमें डबल क्रॉस कर रहा है। ओवर, चीफ बॉस ने सोचने वाले अंदाज में कहा। मैं समझी नहीं बॉस, हम डबल क्रॉस करके उससे क्या मिलता है? ओवर, एंड्रिया ने नुमाया अंदाज में चौंकते हुए कहा। सुनो एंड्रिया, इमरान जिस शख्सियत का नाम है वो इतनी आसानी से बोगार्डो के हाथों ख़त्म नहीं हो सकती। बोगार्डो इसके मुतल्लिक कुछ नहीं जानता, जबकि मुझे उसके मुतल्लिक पूरी मालूमात हैं। बहरहाल दोनों सूरतों में बोगार्डो अब हमारे काम नहीं रहा, इसलिए इसका खात्मा ज़रूरी है। मैं खुद वहां आकर हालात देखूंगी और फिर मिशन के मुतल्लिक मज़ीद फ़ैसला किया जाएगा। ओवर, चीफ बॉस ने जवाब दिया। ठीक है बॉस, बहरहाल आप बेहतर समझ सकती हैं, एंड्रिया ने जवाब देते हुए कहा। मैं हालात का जायज़ा लेने के बाद तुमसे राब्ता कायम करूंगी। तुम इस दौरान बोगार्डो को ख़त्म कर दो। ओवर, चीफ बॉस का लहजा बेहद तहमकाना था। ओके बॉस, आपके हुक्म की तामील होगी।
اوور انڈیا نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ انڈیا نے بٹن دبایا اور ٹرانسمیٹر دوبارہ موسیقی ابھرنے لگی۔ انڈیا نے اسے بند کر دیا اور ٹرانسمیٹر دوبارہ الماری میں رکھ کر وہ میز پر پڑے ہوئے فون کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے چہرے پر گمبھیر سنجیدگی طاری تھی۔ عمران اور صفدر فرش کی اچانک اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے سر کے بل گہرائی میں گرتے چلے گئے۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال بھی نہ سکے تھے۔ پھر ایک ہلکے سے دھماکے سے وہ نیچے موجود پانی میں ڈوبتے چلے گئے۔ چند لمحوں بعد جب پانی نے انہیں باہر کی طرف اچھالا تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ دونوں گھٹنے گھٹنے تک پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چند لمحوں تک ان کی آنکھوں نے یکسر کام نہ کیا، مگر آہستہ آہستہ ان کی آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہو گئی۔ یہ ایک سرنگ سی تھی جو چاروں طرف سے مکمل طور پر بند تھی۔ اس کی تہہ میں 4 فٹ اونچا پانی موجود تھا۔ سرنگ میں سڑی سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا عمران صاحب؟ صفدر نے پہلی بار سکوت توڑتے ہوئے کہا۔ ہمیں تیراکی سکھانے کے لیے یہاں پھینکا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں 2-4 غوطے اور کھانے چاہیے تاکہ جلد از جلد تیراکی سیکھ سکیں۔ عمران کے لہجے میں رہی اصلی اطمینان تھا۔ عمران صاحب مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے یہاں کوئی زہریلی گیس موجود ہے۔ میرے ذہن میں تاریکی یلغار کر رہی ہے۔ صفدر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بھائی تم تو تیراکی کی بجائے شاعری کرنے لگ گئے۔ کیا بات ہے؟ تاریکی کی یلغار بہت اچھا استعارہ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس کے ساتھ عمران نے بھی محسوس کر لیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کے جسم کا جتنا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ سن ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دماغ پر بھی آہستہ آہستہ اندھیرے سے چھاتے محسوس ہو رہے تھے۔ عمران صاحب میرا جسم سن ہوتا جا رہا ہے۔ صفدر کی آواز میں یوں لڑکھڑاہٹ تھی جیسے اس نے 4-5 شراب کی بوتلیں اکٹھی پی لی ہو۔ اب عمران کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ وہ سمجھ گیا کہ سرنگ میں موجود پانی زہریلا ہے اور پوری سرنگ میں زہریلی گیس موجود ہے۔ اگر وہ فوراً یہاں سے نکل نہ گئے تو پھر یقیناً بے ہوش ہو کر پانی میں گر پڑیں گے، اور نتیجہ ظاہر ہے کیا نکلنا ہے۔ صفدر ہوش میں آؤ، اپنی قوت ارادی کو بروئے کار لاؤ، ورنہ ہم یہاں سے نہیں نکل سکیں گے۔ عمران کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ قد صفدر نے یکدم اپنے سر کو زور سے جھٹکا اور اس بار اس کے جسم میں لڑکھڑاہٹ ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، واقعی ہمیں ہوش و حواس میں رہنا چاہیے۔ صفدر کے لہجے میں خود اعتمادی اوت کر آئی تھی۔ صفدر کی طرف سے قدرے تسلی ہوتے ہی عمران نے اپنے جسم کو حرکت دی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ٹانگیں حرکت کرنے سے معذور ہو گئی ہو، مگر اپنی بے پناہ قوت ارادی کے بر پر وہ انہیں گھسیٹتا ہوا آہستہ آہستہ سرکتا ہوا عمران سرنگ کے مقابل کی دیوار تک پہنچ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ کبھی نہ کبھی اس پانی کو یقیناً نکالا جاتا ہوگا، اس لیے پانی نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ضروری ہوگا، مگر پوری دیوار کو اچھی طرح ہاتھ سے گھنگالنے کے باوجود اسے کوئی روز نظر نہ آیا۔ اس کے ذہن حالت اب آہستہ آہستہ ابتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آخرکار وہ اپنی کوشش چھوڑ کر سیدھا ہو گیا، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا۔ اسے اپنے قریب ایک دھماکہ سا سنائی دیا، پھر اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا اس نے صفدر کو لڑکھڑا کر پانی میں گرتے دیکھا۔ صفدر کی قوت ارادی آخرکار جواب دے گئی تھی، مگر عمران سمجھتا تھا مگر فوری طور پر یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل پیدا نہ ہوئی تو نہ صرف اس کا حشر بھی صفدر جیسا ہوگا بلکہ ان کی لاشوں کو قبر تک نصیب نہیں ہوگی۔ زہریلا پانی ان کی گوشت اور ہڈیاں تک گلا دے گا، اور عمران یہ بھی سمجھتا تھا کہ چاہے اس کی قوت ارادی کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، بہرحال وہ انسان ہے اور قوت ارادی آخر کب تک ساتھ دے سکتی ہے۔ صفدر کے چہرے پر مرونی چھائی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں یکدم بند ہو گئی۔ عمران جھک کر صفدر کے دونوں بغلوں میں ہاتھ ڈالے اور پھر پوری قوت صرف کر کے اس نے صفدر کے بے ہوش جسم کو پانی سے اوپر اٹھا لیا۔ صفدر کافی بھاری بھرکم تھا اور پھر زہریلی ہوا میں کافی دیر رہنے کے بعد عمران اپنی طاقت بھی کمزور ہو چکی تھی، اس لیے صفدر کے جسم کو سنبھالنے میں اسے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی۔ بہرحال پوری قوت صرف کر کے اس نے صفدر کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا، پھر اسے سر سے بلند کر کے اس سوراخ کے پاس لے گیا، اور دوسرے لمحے ایک زوردار جھٹکے سے اس نے صفدر کے جسم کو اس لمبے سے سوراخ کے اندر گھسیٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ البتہ اس نے صفدر کا سر باہر کی طرف رکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے صفدر کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈال رہا ہو، مگر دوسرے لمحے اس نے سر جھٹک کر یہ خیال ذہن سے نکال دیا، زہریلے پانی میں پڑے رہنے کی نسبت صفدر یہاں زیادہ محفوظ تھا۔ صفدر کی طرف سے فارغ ہو کر عمران نے ایک بار پھر باہر نکلنے کے لیے پوری سرنگ کا جائزہ لیا۔ زہریلی ہوا زیادہ دیر رہنے اور پھر صفدر کو اٹھانے کی وجہ سے اس کی طاقت میں کافی کمی آ گئی۔ اسے جو محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ 10-15 منٹ سے زیادہ اس زہریلی گیس میں رہا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے موت سے نہیں بچا سکتی۔
موت لمحہ بلمحہ اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ عمران کے ذہن میں اچانک ہی خیال آیا اور وہ چونک پڑا۔ اب تک اس نے اس پہلو پر سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جب وہ تختے سے گرے تھے تو کم سے کم 15 فٹ سے زیادہ فاصلہ طے کر کے پانی میں گرے تھے، پھر یہ چھت 5-6 فٹ بلند کیوں ہے؟ اور دوسرے لمحے وہ سمجھ گیا کہ کمرے کا فرش اور یہ چھت علیحدہ علیحدہ دو چیزیں ہیں اور کسی خصوصی میکانزم کے ساتھ دونوں بیک وقت کھل جاتے ہیں۔ اس لیے سوچا کہ اگر اس کا نظریہ درست ہے تو پھر اس چھت کو نیچے سے بھی کھولا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس قسم کے میکانزم کی سائنسی تکنیکوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ مگر اب مسئلہ تھا کہ چھت تک پہنچنے کا۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ جس روزن میں صفدر کو جسم گھسیڑا ہوا تھا اس میں پیر رکھ کر چھت تک پہنچا جا سکتا تھا، مگر اس لیے ضروری تھا کہ صفدر کو دوبارہ پانی میں ڈالا جائے، مگر وہ ایسا سوچ بھی نہ سکتا تھا اور یہ بھی سمجھتا تھا کہ جو کچھ کرنا تھا جلد کرنا تھا، کیونکہ اب اس کے جسم میں بھی لڑکھڑاہٹ سی پیدا ہونے لگ گئی تھی اور اب اسے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ پورا جسم آہستہ آہستہ سن ہوتا جا رہا تھا اور ٹانگیں تو بالکل ہی بے حس و حرکت ہو چکی تھی۔ عمران نے ہاتھ آگے بڑھائے اور پھر دیوار کو پکڑ کر اس نے اپنے باقی جسم کو آگے کی طرف گھسیٹا اور زبردست جدوجہد کے بعد اس کا جسم دیوار تک پہنچ گیا۔ اس نے نڈھال ہو کر دیوار سے سر ٹیک دیا، وہ بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اس کے دماغ پر اندھیرے تیزی سے پھیلتے جا رہے تھے۔ قوت ارادی اب یقیناً نہ ہونے کے برابر تھی اور شاید اس کی موت بھی اب صرف چند لمحے میں ہی باقی رہ گئے تھے۔ جسم اور ذہن مفلوج ہو جانے کے بعد وہ بھلا کیا کر سکتا تھا؟ مگر جیسے ہی اس نے سر دیوار سے لگایا دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ اس کے نتھنوں میں تازہ ہوا کا ایک جھونکا ٹکرایا تھا۔ عمران نے جھک کر اس جگہ آنکھ لگائی اور پھر اسے ہلکی سی روشنی کا احساس ہوا۔ دیوار کے اس روزن میں سے تازہ ہوا یقیناً اندر آ رہی تھی۔ عمران نے بھی اختیارناک اس روزان کے ساتھ لگا دی اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ تازہ ہوا نے جادو کا سا کام کیا۔ اس کے جسم میں توانائی کی لہریں ابھرتی چلی گئی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی پمپ کے ذریعے اس کے جسم میں توانائی کا ذخیرہ بھرتا جا رہا ہو۔ چند لمحوں بعد وہ اس قابل ہو گیا کہ اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ پھر وہ سوراخ سے ناک لگاتا، تازہ ہوا جسم میں بھر لیتا اور پھر اینٹیں نکالنا شروع کر دیتا۔ شروع کی اینٹیں تو آسانی سے نگل گئی، مگر جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا اینٹوں میں طاقت آتی جا رہی تھی۔ انہیں نکالنے کے لیے اسے کافی جدوجہد کرنی پڑی، مگر تازہ ہوا کی وجہ سے وہ اب تک اینٹیں نکالنے میں کامیاب تھا۔ عمران نے 2-4 سانس تازہ ہوا لیے اور پھر اس سوراخ میں ہاتھ ڈال کر پوری قوت سے مکہ اینٹوں پر مارا۔ دوسرے لمحے ہوا کا بڑا سا جھونکا اس کے ہاتھ سے ٹکرایا اور ہلکی سی روشنی اندر پھیل گئی۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو اینٹیں دوسری طرف گر گئی تھی۔ وہاں کافی بڑا سوراخ ہو چکا تھا۔ زیادہ مقدار میں تازہ ہوا ملنے سے عمران کے جسم میں نئی قوت بھر گئی اور اس نے اس سوراخ کو بڑا کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 10 منٹ کی شدید جدوجہد کے بعد اس نے سوراخ اتنا بڑا کر لیا کہ اب اس میں سے سمٹا کر باہر نکل سکتا تھا۔ اس تازہ ہوا زیادہ مقدار میں سرنگ میں آ جانے کی وجہ سے سرنگ میں بھی صورتحال قدرے بدل چکی تھی۔ سوراخ بن جانے کے بعد عمران صفدر کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے خطرہ تھا کہ دیر تک مسلسل زہریلی ہوا میں رہنے کی وجہ سے کہیں ختم ہی نہ ہو گیا ہو۔ اس نے صفدر کے جسم کو اس سوراخ میں سے باہر گھسیٹا، پھر اس کے سینے پر کان لگایا۔ صفدر ابھی تک زندہ تھا، مگر دل کی رفتار بتا رہی تھی کہ زندگی کی یہ ڈوری کسی بھی لمحے کٹ سکتی ہے۔ عمران نے بڑی پھرتی سے صفدر کے جسم کو سمیٹ کر اس سوراخ میں ڈالا، پھر اسے دوسری طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد صفدر کا جسم سوراخ میں سے غائب ہو گیا اور دوسری طرف ایک ہلکا سا دھماکہ سنائی دیا۔ اب عمران نے دونوں ہاتھ سوراخ پر جمائے اور اپنے جسم کو اوپر اٹھانا شروع کر دیا۔ اس کی ٹانگیں زہریلے پانی میں مسلسل ڈوبی رہنے کی وجہ سے بالکل مفلوج ہو چکی تھی، اس لیے اسے اپنا جسم اوپر اٹھانے میں بے پناہ دقت کا سامنا ہوا۔ بہرحال اس کے بازوؤں میں اتنا زور باقی تھا کہ وہ اپنے جسم کو اٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر وہ گھسیٹتا ہوا سوراخ کی دوسری طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کا سر دوسری طرف باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہ کھلی فضا میں تھا۔ اس سوراخ کی بلندی زمین سے زیادہ نہیں تھی۔ اس سوراخ کے نیچے صفدر کا جسم پڑا ہوا تھا۔ یہ عمارت کا عقبی حصہ تھا۔ عمران کسی سانپ کی طرح گھسیٹتا ہوا چلا گیا۔ اب اس کا رخ نیچے کی طرف تھا۔ پھر جیسے ہی اس کی ٹانگیں سوراخ کے آخری سرے پر پہنچی تو وہ کلاباسی کھا کر سر کے بل صفدر کے جسم پر گرا، مگر اس نے دونوں ہاتھ صفدر کے جسم کو دونوں اطراف میں ٹیک دیے تھے۔ اس طرح اس کا وزن صفدر پر نہ بڑھا اور الٹ کر صفدر کے قریب ہی زمین پر گر گیا۔ عمران موت کے منہ سے صاف بچ نکلا تھا، مگر دوسرے لمحے وہ چونک پڑا۔ صفدر کی حالت بے حد خراب تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ جلد از جلد کسی
बस्तियों तक ना पहुंच सका तो फिर सफदर की मौत यकीनी है। चूंकि इमरान की टांगें अब हरकत करने से यकसर मासूर हो चुकी थी, इसलिए वो ज़मीन के बल घसीटते जाने लगा। वहाँ से ज़रा सी दूर एक सड़क मौजूद थी, मगर इस पर कोई ट्रैफिक ना थी। सड़क दूर दूर तक सुनसान पड़ी थी। इमरान घसीटता हुआ सड़क पर पहुंच तो गया, मगर वहाँ से किसी सवारी का हसूल एक मसला था। इमरान बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। फिर उसकी नज़रें सामने एक टेज पर जम गई। कॉटेज की चिमनी से निकलने वाला धुआं वहाँ किसी की मौजूदगी का नबूवत था, इसलिए इमरान तेज़ी से कॉटेज की तरफ घसीटने लगा। मदद, इमरान ने अपने फेफड़ों की पूरी कुवत सर्फ कराते हुए कहा। इसकी आवाज़ गूंजते ही कॉटेज के अंदर से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। कुत्ते की आवाज़ बता रही थी कि वो दरवाजे की तरफ भागा चला रहा है। मदद, इमरान एक बार फिर हलक पाड़ कर चीखा। फिर उसे कॉटेज के अंदर से किसी की भागने की आवाज़ सुनाई थी। कुत्ता अब गेट की दूसरी तरफ मुसलसल भौंके चले जा रहा था। डूबी डूबी खामोश हो जाओ। अचानक गेट के करीब से एक सुनसानी आवाज़ भी उभरी और कुत्ता खामोश हो गया। दूसरे लम्हे फाटक खुला और एक अधीर उम्र मगर कवि हेकल आदमी बाहर निकल आया। काफ़ी बड़ी जिसामत का कुत्ता भी उसके पीछे ही बाहर आ गया था। कौन हो तुम? आने वाले ने इमरान को ज़मीन पर पड़े देखकर कहा। हमारी मदद करो, मैं और मेरा साथी एक ऐसे चक्कर फंस गए थे जहां हवा और पानी जहरीला था। मेरा निचला धड़ मफलूज हो चुका है और मेरा साथी इस सामने वाली इमारत के करीब बेहोश पड़ा है। इसकी हालत बेहद नाजुक है। इमरान ने आने वाले से मुखातिब होकर कहा। ओह, आओ पहले तुम्हें उठाकर अंदर ले चलूं। अधीर उम्र आदमी के चेहरे पर यकदम नरमी के आसार छा गए। नहीं, मेरे साथी को, उसकी हालत बेहद ख़राब है। अगर यहाँ सवारी मिल जाए तो हमें किसी अस्पताल पहुँचा दो, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मैं जाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो सफदर उसके कंधे पर लदा हुआ था। तुम्हारे साथी की हालत बहुत तशवीशनाक है, अधीर उम्र आदमी ने इमरान के करीब से गुजरते हुए कहा, मगर वो रुका नहीं और सफदर को लेकर कॉटेज के अंदर दौड़ता चला गया। अब चूंकि कॉटेज का दरवाज़ा खुला था, इसलिए इमरान इस बार अंदर की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो कॉटेज के बरामदे में पहुंच गया। कॉटेज के सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और इमरान ने अधीर उम्र आदमी की झलक देख ली थी। इमरान ने देखा कि अधीर उम्र डॉक्टर ने सफदर को एक बेड पर लिटाया हुआ था और एक बक्स खोले इसमें से कुछ ढूंढने में मसरूफ़ था। इमरान की आहट सुनकर डॉक्टर ने सर उठाकर देखा, फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। इमरान ने एक ही नज़र में देख लिया था कि वो मेडिकल एमरजेंसी बॉक्स है। डॉक्टर, अगर तुम्हारे पास पेचिस इंजेक्शन है तो इससे पहले वही लगा दो, इमरान ने डॉक्टर से मुखातिब होकर कहा। है तो सही, मगर एल पेचिस, डॉक्टर ने चौंक कर कहा। मैं तुम्हारा मतलब समझता हूँ, मगर तुम बेफिक्र रहो, एल पेचिस उसे नुकसान नहीं देगा। जल्दी से एल पेचिस उसे इंजेक्ट कर दो, इमरान ने कहा। फिर डॉक्टर ने सर हिलाते हुए बक्स में से इंजेक्शन निकाल लिया और तेज़ी से उसे सुरंज में भरने लगा। चंद लम्हों बाद वो सफदर के बाजू में इंजेक्शन लगा चुका था। अब कोरामैन का इंजेक्शन लगा दो, वो यकीनन एमरजेंसी मेडिकल बॉक्स में होगा, इमरान ने कहा। डॉक्टर ने सर हिलाते हुए कोरामैन इंजेक्शन तैयार करना शुरू कर दिया। इमरान ने हाथ बढ़ाकर बॉक्स को मेज से नीचे घसीट लिया, उसका जायजा लेने लगा। फिर इसमें से 2 और इंजेक्शन निकाले, उसे डॉक्टर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इन्हें लगा दो डॉक्टर। डॉक्टर ने इंजेक्शनों को एक नज़र देखा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे, मगर इसने कोई एतराज़ न किया और तेज़ी से इंजेक्शन तैयार करके यके बाद दीगरे उन्हें भी सफदर के जिस्म पर इंजेक्ट कर दिया। उसी लम्हे सफदर के बेड से नीले रंग का पानी एक धार की सूरत में गिरने लगा। देखो डॉक्टर, दवा ने काम शुरू कर दिया, जहर पेशाब और पसीने के जरिए बाहर निकलने लग गया है, इमरान ने एतमीनान भरे लहजे में कहा। और अधीर उम्र ने एक बार फिर सर हिला दिया। सफदर के जिस्म की रंगत तेज़ी से मामूल पर आती जा रही थी। इमरान ने सफदर की तरफ से मुतमईन होते ही मेडिकल बॉक्स से एक शीशी निकाली। फिर अपनी पतलून के पांचे ऊपर चढ़ाकर उसने पिंडलियां नंगी की और शीशी में से दवा निकालकर अपनी दोनों पिंडलियों पर मलनी शुरू कर दी। तकरीबन 10 मिनट तक मुसलसल कोशिश करने के बाद वो रुक गया। लाओ, मैं मालिश कर दूं, अधीर उमर ने इसके करीब बैठते हुए कहा। फिर इसने शीशी से दवा निकालकर उसकी पिंडलियों में मली और फिर उसके हाथ माहिराना अंदाज में मालिश करने में मसरूफ़ हो गए। ब्लैक ज़ीरो को एम्बेसडर आए दूसरा रोज़ हो चुका था। टीम के मेंबरान ग्रैंड होटल में ठहरे हुए थे। खुद उसने एक मुसाफाती होटल में कमरा बुक कराया था। गुज़िश्ता 2 रोज़ से वो खुद उसके अहकाम पर टीम की तमाम मेंबर सारे शहर में गश्त लगा रहे थे, ताकि अगर कहीं इमरान और सफदर से टकराव हो जाए या उन्हें चेक किया जा सके। मगर इस आवारागर्दी का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला था। उन्होंने तमाम होटल, कैफ़े, बार और नाइट क्लब छान मारे थे, मगर इमरान और सफदर यूँ गायब हुए थे जैसे गधे के सर से सींग। ब्लैक ज़ीरो ने यहाँ पहुँचते ही B5 ट्रांसमीटर पर इमरान से राब्ता कायम करने की कोशिश की,
मगर बेसूद। दूसरी तरफ से कोई जवाब ना मिला। उसके साथ ये मसला था कि दूसरा, वो सरकारी तौर पर इमरान का पता नहीं चला सकता था। उसे हुकूमत से खुफिया रहकर ये काम करना था। चनाचा वो और टीम के बाकी मेंबरान सियाहों के भेस में आए थे। ब्लैक ज़ीरो आज भी तमाम दिन आवारागर्दी करने के बाद अभी अपने कमरे में पहुंचा था। उसने ट्रांसमीटर पर मेंबरों से उनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट हासिल की थी, मगर नतीजा वही, ढाक के 3 बात। अब सिर्फ एक ही सूरत हो सकती थी कि बोगाडो को टुटोला जाए। फिर चंद ही लम्हों में ब्लैक ज़ीरो ने तमाम प्लान बना लिया। बोगाडो को फ़ोन नंबर उससे मालूम था क्योंकि ये एमएसएन की हुकूमत ने भेजा था ताकि इमरान उससे राब्ता कायम कर सके। ब्लैक ज़ीरो ने मेज़ पर पड़ा हुआ टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाया, फिर जेब से डायरी निकाल कर उससे बोगाडो का नंबर देखकर डायल करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद ही राब्ता मिल गया। यस, दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई थी, ब्लैक ईगल से बात कराओ। ब्लैक ज़ीरो ने लहजे को भारी और बावकार बनाते हुए कहा। उसे मालूम था कि यहाँ बोगाडो का सरकारी नाम ब्लैक ईगल है। कौन बात कर रहा है? नुस्वानी आवाज़ ने कदरे चौंकते हुए लहजे में कहा। जमान रसा फ्रॉम बाकिशिया सीक्रेट सर्विस। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। ओह, ब्लैक ईगल टॉप सीक्रेट मीटिंग में गए हुए हैं। उनकी वापसी 8 बजे के बाद होगी। कोई पैगाम? नुस्वानी आवाज़ ने इस बार कदरे मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। नो शुक्रिया, मैं 8 बजे के बाद फिर फ़ोन कर लूँगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और रिसीवर रख दिया। टॉप सीक्रेट मीटिंग का मतलब वो अच्छी तरह जानता था कि सदर मुमलिकत ने कोई हंगामी मीटिंग तलब की होगी। वो सिर्फ चाहता भी यही था कि बोगाडो की किसी जगह मौजूदगी का पता चलाए, फिर इसका ताक़ुब करके वो इसकी रिहाइशगाह मालूम करे। और उसका प्रोग्राम था कि वो रात को किसी मुजरिम की तरह बोगाडो से मिलकर तमाम सूरत हाल का पता चलाए। चनाचा इसने मेकअप दुरुस्त किया, फिर होटल से बाहर आ गया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि सदर मुमलिकत को हंगामी मीटिंग सदारती सीक्रेट सेक्रेटरीट में होती है, इसलिए टैक्सी ड्राइवर से उसने सदारती सेक्रेटरीट चलने के लिए कहा। टैक्सी ड्राइवर ने सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। ब्लैक ज़ीरो ने जेब में हाथ डालकर एक कार्ड निकाला और साथ ही एक बड़ा नोट भी। फिर उसने नोट टैक्सी ड्राइवर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरा ताल्लुक खुफिया पुलिस से है, ये देखो कार्ड। ब्लैक ज़ीरो ने एक लम्हे के लिए कार्ड ड्राइवर की नज़रों की तरफ लहराया। यस सर। ड्राइवर कार्ड देखते खुफिया पुलिस का लफ्ज़ सुनते ही बुखला गया। मैंने एक आदमी का ताक़ुब करना है, इसलिए तुम टैक्सी इंगेज रखना। ये नोट रख लो, अगर ज़्यादा देर लगी तो और दे दूंगा, मगर काम होशियारी से होना चाहिए, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। कोई बात नहीं सर, ये आप रख ले, ड्राइवर ने हिचकिचाते हुए कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम्हें तुम्हारे काम का पूरा मुआवजा मिलेगा। फिर ये कोई मेरी जेब से तो नहीं जाना, सरकारी रकम है, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू सर। ड्राइवर ने भी जवाब में मुस्कुराते हुए नोट लिया और फिर जेब में डाल दिया। सर, क्या आपको इस रकम का हिसाब नहीं देना पड़ता? चंद लम्हों बाद ड्राइवर ने पूछा। अपने काम से काम रखो ड्राइवर, फजूल बातें नुकसान देती हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कदरे करख्त लहजे में कहा और ड्राइवर ने होठ भींच लिए। चंद लम्हों बाद वो सदारती सेक्रेटरीट के करीब पहुंच गए। फिर ब्लैक ज़ीरो ने टैक्सी एक साइड पर रुकवा दी और ख़ुद बाहर निकलकर सेक्रेटरीट के दरवाजे की तरफ बढ़ गया, मगर दरवाजे से काफ़ी फासले पर एक बारूदी सिपाही ने उसे रोक लिया। आप इधर नहीं जा सकते, सिपाही ने करख्त लहजे में कहा। मैं इधर जाना भी नहीं चाहता, सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि मीटिंग किस वक्त ख़त्म होगी, ब्लैक ज़ीरो ने बावकार लहजे में कहा। मगर क्यों, आप क्यों पूछना चाहते हैं? सिपाही ने कदरे मशकूक लहजे में कहा। खुफिया पुलिस, मुझे ब्लैक ईगल को एक ज़रूरी पैगाम देना है, इट इज़ एमरजेंसी। ब्लैक ज़ीरो ने जेब से कार्ड निकालकर उसकी एक झलक सिपाही को दिखाते हुए उसे वापस जेब में डाल दिया। ओह सर, मगर मीटिंग तो शायद आधा घंटा मज़ीद चले और अंदर जाने या किसी भी तरह का पैगाम पहुंचाने की सख्त ममानियत है, सिपाही ने उलझे हुए लहजे में कहा। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा। आप सिर्फ इतना काम करें कि जब वो बाहर आएँ तो उन्हें कह दें कि उनके लिए एक एमरजेंसी पैगाम है, ब्लैक ज़ीरो ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है सर, मैं कह दूँगा, सिपाही ने कहा। शुक्रिया, ब्लैक ज़ीरो ने बावकार लहजे में कहा और फिर तेज़ी से वापस टैक्सी की तरफ बढ़ गया। फिर वाकई उसे आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद कारें पहुंचनी शुरू हो गई। ब्लैक ज़ीरो सिपाही को देख रहा था जो अब गेट के करीब खड़ा था। फिर उसने एक ब्लैक रंग की मर्सिडीज़ को गेट पर रुकते देखा। उसके साथ ही सिपाही ने झुककर ड्राइवर से बात की। वो शायद खुद बोगाडो को पैगाम देने की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए उसने ड्राइवर को पैगाम दिया था। जैसे ही सिपाही ड्राइवर से बात करने के लिए झुका, ब्लैक ज़ीरो ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी आगे बढ़ाओ जल्दी, और ड्राइवर ने फुर्ती से गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर इमारत के सामने काफ़ी बड़े बागीचे का चक्कर लगाया।
दोबारा सदर दरवाजे में पहुंचा तो इसने स्याह रंग की मर्सिडीज को तेजी से शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ते देखा। पिछली नशिस्त पर बैठा हुआ एक लहीम शहीम आदमी बड़े गौर से इधर उधर देख रहा था। ब्लैक ज़ीरो समझ गया कि यही बोगाडो है। ड्राइवर, गाड़ी इस स्याह मर्सिडीज के पीछे डाल दो, मगर एहतियात से, ब्लैक ज़ीरो ने ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने टर्न लेकर गाड़ी स्याह मर्सिडीज के ताकों में डाल दी। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद स्याह मर्सिडीज एक ऐसी कॉलोनी में दाखिल हुई जिसमें बड़ी बड़ी अजीमुल शान कोठियाँ थीं, और फिर मर्सिडीज एक सुर्ख रंग की कोठी के गेट में दाखिल होती चली गई। ब्लैक ज़ीरो टैक्सी लिए आगे चला गया। फिर आगे चौक से उसने टैक्सी को वापस मुड़ जाने के लिए कहा। शहर के पहले चौराहे पर उसने टैक्सी रुकवाई और एक छोटा नोट ड्राइवर की झोली में डालकर तेजी से टैक्सी से नीचे उतर आया। बोगाडो की सुरकोठी से काफ़ी पहले वो टैक्सी से उतर गया और टैक्सी के जाने के बाद वो तेज तेज कदम उठाता बोगाडो की कोठी की तरफ बढ़ाया। फिर मेन गेट के करीब आते ही गुजरकर वो कोठी की पुश्त पर आ गया। चंद लम्हों तक वो जायजा लेता रहा। फिर उसे गटर नजर आया और फिर ब्लैक ज़ीरो गटर का ढकना उठाकर अंदर दाखिल हो गया। चंद लम्हों तक पाए में दुबके रहने के बाद ब्लैक ज़ीरो दबे कदमों आगे बढ़ा। फिर उसे एक खिड़की में रोशनी नजर आ गई। खिड़की खुली हुई थी। इसने बड़ी एहतियात से अंदर झांका तो ये गुस्ल खाना था। ब्लैक ज़ीरो ने नीचे उतरकर दरवाजे की तरफ आया और एक पट को आहिस्ता से दबाया तो वो दोनों पटों के दरमियान एक मामूली सी दराज बन गई। अब आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी और सिर्फ आवाज़ें नहीं बल्कि कमरे का पूरा मंजर भी देख सकता था। मैं कहती हूँ तुम्हें बताना होगा कि इमरान और उसका साथी कहाँ है। एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई थी। ब्लैक ज़ीरो इमरान के मुतलिक सुनकर चौंक पड़ा। उसने देखा कि कमरे में बोगाडो एक कुर्सी पर बैठा। उसके सामने एक नौजवान लड़की जिसने स्याह लिबास पहन रखा था, हाथ में टॉमी गन पकड़े खड़ी थी। टॉमी गन पर साइलेंसर लगा हुआ था। लड़की के बाल लंबे थे और उसके पुश्त पर फैले हुए थे, जबकि ज़ीरो को इसकी सिर्फ पुश्त नजर आ रही थी। अलबत्ता टॉमी गन का दहाना जो बोगाडो की तरफ उठा हुआ था इसकी नज़रों में था। बोगाडो के चेहरे पर ताजुब और बुखलाहट के आसार साफ देखे जा सकते थे। मैंने उन दोनों को गटर में फेंक दिया है। तुम झूठ कहते हो बोगाडो, मगर चीफ बॉस को तुम्हारी बात पर यकीन नहीं। अगर तुम सच होते तो इमरान के साथी की लाश चीफ बॉस को भिजवा देते या कम से कम मुझे ही दिखा देते। इसलिए चीफ बॉस ने तुम्हारी मौत के अहकाम जारी कर दिए। एंड्रिया ने कहा, नहीं, ऐसा नामुमकिन है। मैं तुम्हारे साथ मुल्क का एक बाएतमाद कारकुन हूँ। मेरी वजह से तुम लोगों को यहाँ बेशुमार मुफादात हासिल हैं। चीफ बॉस मेरे कत्ल का हुक्म जारी नहीं कर सकती। बोगाडो ने शदीद बुखलाए से लहजे में कहा, मगर मुझे अफसोस है ऐसा हो चुका है, इसलिए अब तुम बनने के लिए तैयार हो जाओ। एंड्रिया ने कहा। मगर इससे पहले कि एंड्रिया की उंगली ट्रिगर के दबाने पर कामयाब होती, बोगाडो बिजली की सी तेजी से अपनी जगह से उछला। फिर जब वो कलाबाजी खाकर सीधा हुआ तो टॉमी गन उसके हाथों में थी और एंड्रिया टॉमी गन छीनने के लिए लगने वाले धक्के से फर्श पर गिर चुकी थी। अब एंड्रिया का चेहरा भी ब्लैक ज़ीरो के सामने था। खबरदार अगर हरकत करने की कोशिश की, बोगाडो ने इंतहाई करख्त लहजे में टॉमी गन का रुख एंड्रिया की तरफ करते हुए कहा। मगर दूसरा लम्हा ब्लैक ज़ीरो के लिए भी हैरत अंगेज साबित हुआ। एंड्रिया अपनी जगह से यूं उछली जैसे बिजली की कौंदी हो और बोगाडो को ट्रिगर दबाने की हसरत ही रह गई। एंड्रिया उछलकर इस जाब गिरी थी। टॉमी गन बोगाडो के हाथ से निकलकर दूर जा गिरी थी और एंड्रिया ने बोगाडो को छाप लिया था। बोगाडो भी लड़ाई भड़ाई के फन में माहिर था। इसने नीचे गिरते ही दोनों पैर एंड्रिया के पैर पर रखे और पूरी कुव्वत से उसने अपने सर पर उछाल दिया। मगर एंड्रिया की चुस्ती और फुर्ती हैरत अंगेज थी। ब्लैक ज़ीरो ने देखा कि एंड्रिया हैरत अंगेज फुर्ती के साथ करवटें बदलती हुई अपने जिस्म को इस तरह मोड़ती हुई चली गई जिधर टॉमी गन पड़ी थी, और इतनी तेज़ी से करवटें बदलती जा रही थी कि बोगाडो को कुछ करने का मौका ही ना मिल सका, और इसके साथ ही फर्श पर वो लोटपोट होता गया। उसने अपने हाथों से उसकी टांगें पकड़ने की कोशिश की, मगर एंड्रिया इतनी तेज़ी से करवटें ले रही थी कि बोगाडो संभल ही ना सका। फिर जैसे ही एंड्रिया का हाथ टॉमी गन पर पड़ा, इसने एक झटके से अपने जिस्म को समेट लिया और दूसरे लम्हे बोगाडो की गर्दन आज़ाद हो गई। मगर इससे पहले कि वो उठता, एंड्रिया टॉमी गन उठाए उसके सर पर खड़ी थी और दूसरे लम्हे उसने टॉमी गन का ट्रिगर दबा दिया और गोलियों की बौछार बोगाडो के सीने में घुसती चली गई और बोगाडो के हलक से चीख भी ना निकल सकी। इसी लम्हे ब्लैक ज़ीरो ने दरवाजे तक के पट को सरासा खोला। फिर उसके साइलेंसर लगे रिवॉल्वर ने शोला उखड़ा और एंड्रिया के हाथों से टॉमी गन निकलती चली गई और एंड्रिया हाथ झटकती हुई बिजली की तेजी से घूमी। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन।